Transcription, right? Yes, sir. It is transcription, okay? From DNA to DNA, replication. From DNA to RNA, transcription. From RNA to protein, Translation. yes, that is translation. Translation, right? Yes, sir. So it is the flow of information, flow of genetic information, right? इसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम आज रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। क्लियर? रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। ये दिमाग में जरूर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने आपको सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर दिया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि जो ए विरुलेंट फॉर्म होता है ना, ए विरुलेंट, एक बार फिर से, ए विरुलेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है ना। ए विरुलेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया क्या है भाई? नॉन पॉइजनस। तो जो नॉन पॉइजनस बैक्टीरिया है वो विरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। विरुलेंट फॉर्म माने पॉइजनस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया था, जिसको कि ग्रिफिथ ने बेटा 1928 में बताया था, ठीक है ना। सो इट इज इम्पोर्टेंट, ये हम आपको बता चुके हैं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है इस पर। नाउ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया अभी कि व्हाट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस इन विच होता क्या है बेटा। इस प्रोसेस में एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है ना। यस, ये देख लीजिए, जो ये डबल हेलिक्स है, ठीक है ना बेटा, ये डबल हेलिक्स एक टेम्पलेट जैसा काम करता है, ठीक है ना। और यह एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड है ना, यानी दो स्ट्रैंड फॉर्म कर देता है, समझ रहे हैं ना। या एक न्यू स्ट्रैंड हो गया या ओल्ड स्ट्रैंड हो गया, यानी एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड फॉर्म हो जाते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर से एक बार, रेप्लिकेशन मींस क्या हो गया? डीएनए की एक हेलिक्स की दो कॉपी तैयार हो जाना, राइट। माने प्रिपरेशन ऑफ द वन हेलिक्स है ना, एक स्ट्रैंड दो कॉपी तैयार कर देता है, दो एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर देता है। समझ में आ गया? इसको हम इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, राइट। सबसे पहले रेप्लिकेशन को वाटसन एंड क्रिक ने, है ना बेटा। यस, किसने दिया बेटा? तो यह इंपॉर्टेंट है, वाटसन एंड क्रिक। नाम नोट करिए। सबसे पहले इस प्रोसेस को वाटसन और क्रिक ने प्रपोज्ड किया। इट मींस प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने इसको प्रपोज किया। किसमें प्रपोज किया? यस, इन 1980, राइट। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट का क्वेश्चन है ये, नीट का क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? यस, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? तो मिचेल्सन एंड स्टाल ने किया। मिचेल्सन, मैं नाम लिख दे रहा हूं बेटा, मिचेल्सन एंड स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको प्रूव
किया और किस पर किया यह भी इम्पोर्टेंट है, ई कोलाई। ये एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है। किस पर एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे लिख लो पॉइंटर बना करके, एक्सपेरिमेंट ऑन, एक्सपेरिमेंट ऑन, तो किस पर किया, ई कोलाई पर किया, ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया। किसने, मेजरसन एंड स्टाउ। एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया, रेप्लिकेशन को, और ई कोलाई पर किया। समझ में आ गया। उसके बाद इस ये जो है ह्यूमन पर और प्रोकैरियोटिक सेल पर, दोनों पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, यानी यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी, यानी ह्यूमन में भी और प्रोकैरियोटिक, यानी प्लांट में, प्लांट और ह्यूमन दोनों, यानी एनिमल में, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में हुआ। ठीक है ना। इसका प्रूव किया गया कि भाई रेप्लिकेशन दोनों, यानी यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। अगर ये ऑप्शन में आ जाए क्वेश्चन कि रेप्लिकेशन इज गोइंग ऑन, रेप्लिकेशन इज कैरीड आउट ओनली इन प्रोकैरियोटिक, ओनली इन यूकैरियोटिक, एक ऑप्शन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, तो आप ऑप्शन में टिक किसको करेंगे, बोथ वाले को, यानी प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब आप कहिए प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है, तो भाई जैसे प्रोकैरियोटिक की जो सेल है आप उसमें जानते हैं, उसमें सर्कुलर डीएनए पाई जाती है, बोलो बेटा, है ना, उसमें सर्कुलर डीएनए पाई जाती है, तो फिर भी, लेकिन सर्कुलर डीएनए पाई जाती है, फिर भी सर्कुलर डीएनए में भी रेप्लिकेशन होता है। ठीक है ना। और यूकैरियोटिक में आप डिटेल इसका पढ़ेंगे ही। तो ये क्लियर हो गया। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, वाटसन एंड क्रिक का नाम और मेजरसन और स्टाल का नाम, एक्सपेरिमेंट किस पर किया, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, बोलो, समझ आ गया बेटा। वाटसन एंड क्रिक ने जिस मेथड को बताया, उस मेथड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये भी नोट करिए, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नाम नोट करना बेटा इसका, डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ जहाँ से छोटे क्वेश्चन बनते हैं हम आपको बता दें, ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज तो ये है, देखिए अब लोकेशन माने क्या, कहाँ पर ये होता है, ये प्रोसेस, रेप्लिकेशन प्रोसेस कहाँ पर होता है, तो यूकैरियोटिक में, देख लेना बेटा, यूकैरियोटिक में कहाँ पर होगा, इन यूकैरियोटिक, बोलो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक लाइन पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक सेल में ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होगा। कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि कहाँ डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में मिल जाती है। तो यूकैरियोटिक में कहाँ बेटा, न्यूक्लियस में। चलो दूसरा क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोटिक में आंसर दीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक में कहाँ होता है, कहाँ पर होता है सेल में, क्या लोकेशन है उसका, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस में होता है। आपसे पूछा जाए कि रेप्लिकेशन प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है, तो क्या आंसर देंगे, बोलो बेटा। यही आपका टेस्ट है, यही टेस्ट है। क्वेश्चन का आंसर जितना आप दे पाते हैं, यही आपका रियल टेस्ट है। बताएं, साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, इन साइटोप्लाज्म, बोलो,
क्लियर हो रहा है? यही सब छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब और कहाँ हो सकता है, क्या और कहीं हो सकता है रेप्लिकेशन? हम आपसे पूछ रहे हैं। जी हाँ, हो सकता है। कहाँ पर? बोलो बेटा। यस, माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहाँ? प्लास्टिड में, है ना? तो कहाँ कहाँ हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया, नोट करो, इसको इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो कहाँ होगा? बोलो, बोलिए। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ डीएनए पाया जाएगा वही होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन किसका होना है? माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए होता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है। हाँ, तो कहाँ पे होगा? हाँ, गुड, मैट्रिक्स में। ये सही है, मैट्रिक्स में। सही आंसर पर पूछिए, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टिक में कहाँ होता है, या क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? बोलो। हाँ, नहीं, नो, स्ट्रोमा में होता है। तो इन इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसको भाई। रेप्लिकेशन, सीधा सीधा रेप्लिकेशन तो आप बुक से भी पढ़ लेंगे। ये चीजें नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन है भाई। सीधा रेप्लिकेशन में क्या होता है, एवरीबॉडी इज नोट्स, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक में कहाँ बेटा, कहाँ बताया मैंने आपको? स्ट्रोमा में। नोट करिए इसको, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया लोकेशन आपका, ठीक है? ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। रेप्लिकेशन प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव मेथड से किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक ने बताया बेटा। सेमी कंजर्वेटिव मेथड को सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्यों कहते हैं? वाई सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्यों कहते हैं? कंजर्व करना, कंजर्व माने होता है बचाए रखना, सुरक्षित करना, है ना? और सेमी मीन्स हाफ, हाफ मतलब ये हो गया कि आप ये समझ लीजिए कि इसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं, इसके ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए के, ये दोनों स्ट्रैंड अपनी एग्जैक्ट एक और कॉपी तैयार कर लेते हैं, यानी एक एक न्यू स्ट्रैंड बना लेते हैं, यानी एक ओल्ड स्ट्रैंड दूसरा न्यू स्ट्रैंड। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एक एक डीएनए अलग अलग बन जाता है। इसी नाते हम इस मेथड को सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं, ठीक। दूसरा फिर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर मिल रहा है। सेल साइकिल के किस फेज में रेप्लिकेशन होता है? हमें आप ये बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया। यही सब नीट में आने वाले क्वेश्चन है। इसी सारे क्वेश्चन से आपका टेस्ट हो जा रहा है। हाँ बेटा, यस, वेरी गुड, आंसर इज एस फेज, ठीक है ना भाई? ये देख लीजिए, देख लेना बेटा। हाँ, एम फेज, एम फेज है ना बेटा? यस फेज, बोलो। यस फेज, G2 फेज और G1 फेज, ठीक है ना? तो हमारा रेप्लिकेशन कहाँ होता है? किस फेज में? यस फेज में। आप इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एस फेज, इन एस फेज, एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में। हाँ बेटा, G2 में रेप्लिकेशन का इसमें सिंथेसिस हो जाती है दोनों में G2 में, इसमें बस DNA का सिंथेसिस होता है, इसमें रेप्लिकेशन होता है G2 में होता है। G2 में होता है, यस सर, G2 में, दोनों में, दोनों में, दोनों में। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, देखिए। हमें आपने बताया कि सेल डिवाइड भी क्यों करती है। अब
आपको आंसर मिल जाएगा। सेल डिवीजन क्यों होता है वाई? बोलो बोलो बेटा। यूनिवर्सल फॉर्म में हाँ, यूनिवर्सल फॉर्म में। और यह प्रोसेस रेप्लिकेशन प्रोसेस कब होता है? मैं आपको इसका आंसर लिख रहा हूं, प्रियर टू सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन से पहले। इस बात से सहमत हैं आप? एग्री हैं? क्या मतलब हो गया? मैंने आपको ये बताया कि सेल जब डिवाइड करने को होती है तो सेल डिवाइड करने से पहले डीएनए की 2 कॉपी तैयार कर लेती है। ये सही है सेंटेंस? नहीं सही है? बोलो। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। जब सेल डिवाइड करने को होती है, माने जब सेल में डिवीजन स्टार्ट होता, उसके पहले, उसके जस्ट पहले उसमें जो डीएनए है वो डीएनए अपनी एक कॉपी और तैयार कर लेता है, एक्स्ट्रा एक कॉपी तैयार कर लेता है। किस प्रोसेस से? रेप्लिकेशन प्रोसेस से। सही है ना बेटा? दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाई? अब आपसे पूछा जाए वाई? क्योंकि जब सेल डिवाइड करेगी, 2 सेल में जब बटेगी, टूटेगी, तो वो डीएनए कहाँ हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। यही तो? बोलो। यानी एक जो ये सेल है बेटा, ये सेल है, देखो ये सेल है, ये सेल है, सेल 2 सेल में डिवाइड कर रही है। आप इस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। यहाँ यह इसका न्यूक्लियस है, देख लीजिए, है ना? यहाँ 2n है, तो आप कहेंगे भाई 2n और 2n, यही तो? ये क्लियर है ना? समझ में आ रहा डायग्राम बेटा? यानी यहाँ जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, यह क्रोमोसोम अपना डबल कॉपी तैयार कर लेता है, और जब सेल डिवाइड हो जाती है तो सेल में ट्रांसफर कर जाता है। इसके माने क्या? एक आंसर है इसका प्रियर टू सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन से ठीक पहले रेप्लिकेशन होता है। ठीक है ना? माने दिस प्रोसेस इज प्रोसीडिंग प्रियर टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले, और सेल डिवीजन से पहले रेप्लिकेशन होता है और उसमें पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? कब होता है? 2 परिस्थितियों में हो सकता है। आप हमें अब ये बताएं। फिर देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया। अभी हम आपको रेप्लिकेशन पूरा प्रोसेस नहीं बताया, लेकिन उसके पहले कितना इंपॉर्टेंट ढेर सारा क्वेश्चन बता दिए। कब होता है बेटा? 2 परिस्थितियों में होता है माइटोसिस। कौन बताएगा? माइटोसिस या रेप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। 2 परिस्थितियों में होता है। कब? या तो सेल, बोलो आप बताओ आंसर, या तो फिर मैं बताऊँ? बोलो बेटा। या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इन विच कंडीशन, किस कंडीशन में माइटोसिस होती है? माइटोसिस किस कंडीशन में होती है? या तो सेल जब ग्रोथ कर रही होती है, बोलो, यही तो? सेल जब ग्रोथ कर रही होती है तो सेल ग्रोथ में, और दूसरा रिपेयर भाई, सेल रिपेयर। जब सेल रिपेयर करती है, जब बॉडी में कुछ टूट हो जाता है, बोलो, तो रिपेयर होता है। वो रिपेयर जब होता है तो बॉडी में माइटोसिस होता है, यानी नए सेल को पैक करने के लिए, नए सेल को भरने के लिए आप कहेंगे, है ना? कोई इंजरी हो जाती है ना बॉडी में जब कोई इंजरी हो जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, तो उस टूट फूट को मेकअप करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बॉडी में माइटोसिस स्टार्ट, जो सोमेटिक सेल्स हैं उसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है, और माइटोसिस के थ्रू नए सेल्स बनते हैं, यानी 1 से 2 सेल बनता है। ठीक है ना? और ये जो सेल फार्म हो जाते हैं बेटा, ये फार्म होकर के सेल उसको कंप्लीट कर देते हैं, भर देते हैं, तो हम उस प्रोसेस को रिपेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपेयरिंग कहते हैं, यानी रिपेयर के टाइम में, एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग। एक ये हो गया, और दूसरा जब ग्रोथ होगा, सेल ग्रोथ होगा भाई, है ना? तब भी, यानी छोटा बच्चा है, बड़ा होगा, माइटोसिस है कि नहीं? यानी सोमेटिक सेल, यानी उसमें ग्रोथ पीरियड, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल। ये बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक में, जैसे एमीबा वगैरह है, तो वहाँ आप कहेंगे साहब कि ये इसमें तो होता नहीं, तो क्या होता है वहाँ? फिजन होता है कि नहीं बेटा? फिजन एट द टाइम ऑफ फिजन। क्लियर? ये बात समझ में आ गई ना? लोकेशन ने आपको बता दिया, ऑकरेंस बता दिया, कब होती है ये बता दिया, सारा कुछ क्लियर हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर? यस, ठीक है ना?
कुछ भी बचा नहीं, सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ को कोई नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट लोग प्रोसेस पढ़ा देते हैं। प्रोसेस और हर कोई जानता है, प्रोसेस तो बुक में भी लिखा है, लेकिन ये सारी चीज़ें नीति में आने वाली चीज़ें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लिया, और सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, देख लीजिए। बोलो बेटा, समझ में आ गया? आगे चले तो हम फिर आते हैं वहीं पर, सेमी कंजर्वेटिव मेथड पर। ठीक, सेमी कंजर्वेटिव मेथड कैसे होता है ये मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। चलिए, लाइन टू लाइन सब समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो बेटा। नोट जरूर कर लेना चाहिए इंपॉर्टेंट चीजों को, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है। अब देखिए, सेल है बेटा, है ना? सेल है, सेल में न्यूक्लियस है। हमने आपको बताया था जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इनसाइड जो डीएनए वो कितना है? 2.2 मीटर का बहुत लंबा डीएनए। बोलो राइट, 2.2 मीटर का, ये मैंने आपको बताया था इंडिप्लॉयड सेल। यहाँ एक क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या रेप्लिकेशन एक बार में पूरे डीएनए में हो जाता है? नहीं। इट मीन्स मेरा ये कहना है कि रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होकर के सीधा होता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट सही है? बोलो। नहीं सही, रॉन्ग। अगर आपको कोई ये बताए कि इस पूरे डीएनए में रेप्लिकेशन एक ही बार में होता है तो ये गलत है। पूरे 2.2 जो लॉन्ग थ्रेड डीएनए है, उस पूरे लॉन्ग थ्रेड डीएनए में रेप्लिकेशन एक ही बार में नहीं होता। ठीक है, तो कैसे होता है भाई? ये भी है, यस। यानी कहने का मतलब ये है बेटा, जो रेप्लिकेशन की लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है ना, ये छोटे छोटे सेगमेंट में बंट जाती है। ये हम आपको क्लियर बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी नहीं लिख रहा है, लेकिन ये क्लियर है बेटा। एनसीईआरटी में 2 मीटर दिया है, तो उसमें बहुत सारा। हाँ बेटा, एनसीईआरटी में 2 मीटर दिया है। 2 मीटर दिया है, चलो 2 मीटर मान लेते हैं। हाँ नहीं तो टू कर देना, अगर आप समझ आ जाए एनसीईआरटी में कर दिया है तो वैसे, है ना? जो भी हो हमें याद नहीं, बट हम तो 2.2 मीटर अभी तक जानते थे, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन जो है वो 2.2 मीटर बताता है, क्योंकि हम कैलकुलेशन पर चल रहे हैं। कैलकुलेशन हमारे लिए, हमारे पास एक फार्मूला है। अगर कोई कहते कि साहब आप गलत कर रहे हैं, तो मेरे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है मेरे पास? इसलिए हम आपको बताते हैं, हम आपको बताया क्या फार्मूला है बेटा, कि लेंथ ऑफ डीएनए हम कैसे निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 0.34 nm। ये हमारे पास है फार्मूला, हम ये लगा देते हैं तो 2.2 मीटर आ जाता है। हम अगर एनसीईआरटी 1.78 लिख ले, 1.5 से ले तो लिखती रहे भाई, क्या किया जाएगा? करेक्ट? आखिर में डालना। तो मैंने आपको ये बताया कि एक ही साथ नहीं हो पाता, बल्कि छोटे छोटे सेगमेंट में होता है। ऐसे देख लेना बेटा, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में ये डिवाइड हो जाता है पूरा डीएनए, ऐसे, ठीक है ना? और इस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा क्या नाम है? इस छोटे छोटे सेगमेंट को क्या कहते हैं बेटा? बोलो। डीएनए के इस छोटे छोटे सेगमेंट को क्या कहते हैं जिसमें रेप्लिकेशन होता है? रेप्लिकॉन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रेप्लिकॉन। इट इज रेप्लिकॉन, इट इज रेप्लिकॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रेप्लिकॉन इज ए सेगमेंट
सेगमेंट, सेगमेंट माने बेटा, सेगमेंट माने ए पीस, टुकड़ा, है ना? हाँ, यस, ए piece of DNA, है ना? A piece of DNA in which the replication is occur. ये इसकी डेफिनेशन हो गई एक लाइन में। कहने का मतलब क्या? यह डीएनए का वह सेगमेंट है जिसमें रेप्लिकेशन होता है। करेक्ट? ये समझ में आ गया? यानी हम इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं, सॉरी रेप्लिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकॉन कहते हैं। यानी ये क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। यानी पूरे थ्रेड में, पूरे डीएनए में एक ही साथ रेप्लिकेशन ना होकर के, बल्कि ये क्या कर लेता है? डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांट लेता है। यानी छोटे छोटे सेगमेंट में रेप्लिकेशन हम कर लेंगे, एक साथ रेप्लिकेशन नहीं करते। ठीक है ना? यानी एक रेप्लिकॉन को लेकर के हम रेप्लिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? मैंने अभी आपको ये बताया कि रेप्लिकेशन पूरे डीएनए में ना होकर के बल्कि एक छोटे सेगमेंट में होती है, जिसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं। करेक्ट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेप्लिकॉन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? अब स्टार्ट करते हैं। यानी रेप्लिकॉन, अब देखिए यह एक हमारा रेप्लिकॉन है। ये रेप्लिकॉन है, ठीक। अब देखिए फिर क्वेश्चन ये है कि इस छोटे से रेप्लिकॉन में इस जो सेगमेंट है, क्या रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है? नहीं। रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन बीच से स्टार्ट होता है। यानी जिस पॉइंट से हम बिल्कुल एकदम करेक्ट टर्म पर आ जाते हैं, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। एक एक छोटी चीजों को पकड़ते जाना बेटा, ठीक। तो इस मान लीजिए यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा? बीच से स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन बीच से स्टार्ट होगा, यानी रेप्लिकॉन के मिडिल पोर्शन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और जिस पोर्शन से स्टार्ट होता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन। यानी ओरिजिन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए फर्स्ट प्रोसेस क्या होना क्या चाहिए? रेप्लिकेशन के दोनों स्ट्रैंड अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। यानी रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। क्या बनेगा? रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। ठीक है बेटा? यानी जब यहाँ से ओरिजिन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो ये पूरा रेप्लिकॉन दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बढ़ जाता है। देखना कैसे? ऐसे बेटा, है ना? ये देखो, ये देखते हैं। राइट? यानी एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। समझ रहे हैं ना? यानी इसको इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और ये जो एक कैंची जैसा जो चिमटे जैसा जो स्ट्रक्चर बन गया, हम इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। यानी इसके दो आर्म्स बन गए। ठीक? ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको फिगर नंबर 1 कह लेंगे, इसको फिगर नंबर 2 कह लेंगे। इसमें डायग्राम बनाते रहिए। ठीक? क्लियर? अच्छा, अब देख लीजिए, मैं आपसे ये पूछता हूँ, इन दोनों स्ट्रैंड्स को, ये दोनों स्ट्रैंड, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों स्ट्रैंड अलग कैसे हुए? यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है बेटा, इसको हेलिकेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिकेज एंजाइम। यानी बोथ स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम नाम बहुत इंपॉर्टेंट है,
हेलिकेज एंजाइम के हेल्प से ये दोनों लिगेंड स्ट्रैंड्स अलग होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। यानी यह फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, यानी प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है कि हेलिकेज एंजाइम और हेलिकेज एंजाइम करता क्या है, इनके बीच में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। बोलो, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करता है, तोड़ देता है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, जिससे दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, हो जाएंगे अलग ना बेटा। और इस एंजाइम को क्या कहते हैं, हेलिकेज एंजाइम। इस एंजाइम का एक नाम और है, पूछ लिया कभी, इंपॉर्टेंट है, अनबाइंडेज। जी हाँ, ये भी जानिए एंजाइम। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। यानी एक एंजाइम ने इसका एक्शन स्टार्ट किया, हाँ, और दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंजाइम, सेकंड एंजाइम बेटा, स्टेप सेकंड, दूसरा। इसके बाद कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है इसके लिए, एसएसबी एंजाइम। यह कौन सा एंजाइम है भाई, देखिए जो स्ट्रैंड इसने अलग कर दिया है हेलिकेज ने, ठीक है ना बेटा, वो जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो फिर आपस में जुड़ने ना पाए, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से ना बन जाए, और फिर से ये फिर इसी कंडीशन में फिर से इस कंडीशन में ना आ जाए, इसके लिए एसएसबी एंजाइम, ठीक है ना। एसएसबी एंजाइम वर्क करता है, यानी एसएसबी एंजाइम इन दोनों को क्या एसोसिएट नहीं होने देता, ठीक है ना। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो दूसरा एंजाइम ऐड कर दिया, इसको हम एसएसबी एंजाइम कहते हैं। इन सारे एंजाइम्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, इसका पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये क्या करता है, इसको करने नहीं देता। ठीक, इसके बाद कौन सा एंजाइम है, स्टेप थर्ड, आगे समझ लीजिए, टोको आइसोमरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड स्टेप पर हम आपको ये बताएंगे, टोको आइसोमरेज क्या करेगा, देख लीजिए। टोको आइसोमरेज क्या करता है, जैसे ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं बेटा, ठीक है ना, ये स्ट्रैंड्स खुलते हैं, तो जब खुलेंगे, आप जैसे देख लीजिए कोई रस्सी हो, इस तरह से लपेटी हो, रस्सी लपेटी हो, आप उसको बीच से काट लीजिए, और दोनों जो उसको कहते हैं उसको खींची, सॉरी मैंने उसको फैलाने का प्रयास करिए, फैलाइए, तो एक तरफ माने पीछे के एंड पर बहुत जा करके बहुत तेजी से उसमें क्या हो जाता है, सुपर क्वाइलिंग हो जाती है। सुपर क्वाइलिंग माने जकड़ जाएगा, माने उसमें यस टेंशन उसमें ज़्यादा हो जाता है ना। तो टोको आइसोमरेज क्या करता है, उसी जो सुपर क्वाइलिंग है उसमें नेगेटिव माने उसको क्या करता है, उसको कम करने का काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं इस लैंग्वेज में, यहाँ पर उसके लिए स्पेशल नाम है बेटा, रेप्लिकेशन में हम उसको नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको नेगेटिव सुपर, यानी नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग को क्या करता है, कम करता है, यानी रिड्यूस करता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सर, रिड्यूस द नेगेटिव, ऐसे ही वर्ड आ जाएगा। तो वो कहेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से टोको आइसोमरेज का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, समझ रहे हो। तो रिड्यूस द नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग, तो कम से कम जो ये शब्द हैं, जो टर्म्स हैं, इससे आप परिचित रहिएगा, तभी तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर पाओगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, दिमाग से निकल जाएंगे। तो क्या करता है ये, रिड्यूस द नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग, यानी नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग को कम करेगा। जैसे और होगा क्या, रेप्लिकेशन इसी दिशा में ऐसे बढ़ता चला जाएगा, आगे सब रेप्लिकेशन होता चला जाएगा। तो और भी जो इसके स्ट्रैंड्स हैं इधर है ना ढेर सारे, मैंने आपको बताया ना कि ये बड़ा है, तो ऐसे ये टूटता चला जाएगा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया रेप्लिकेशन ऐसा नहीं कि कट जाता है यहाँ से डीएनए, ऐसा नहीं,
डीएनए तो पूरा एक ही है, लेकिन रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहीं यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, कहीं यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसे चलता रहता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो खुलते जाएंगे, धीरे धीरे रेप्लिकेशन होता जाएगा और यस फेज में रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? आगे चले तो बेटा मैंने आपको टोको आइसोमरेज की मैंने आपको फंक्शनिंग बताई, ठीक है? क्या बताया? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है, टोको आइसोमरेज। तो आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि इस प्रोसेस में, ठीक है ना, रोल प्ले करती है, उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। बोलो क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ इसके आगे लिख लीजिए सिंथेसाइज द डीएनए, यानी डीएनए की सिंथेसिस के लिए रोल प्ले करता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। यानी तीसरा एंजाइम ये हो गया और चौथा एंजाइम कौन हो गया बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है? डीएनए की सिंथेसिस करना, क्लियर? तो सिंथेसिस का डीएनए, तो नाम इन सबका याद रखिए। हेलिकेज, बोलो एसएसपी, टोको आइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके सामने आया होगा, डीएनए पॉलीमरेज को और कुछ कहते हैं, कोई बताएगा? और कुछ कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो आंसर दीजिए। डीएनए पॉलीमरेज का एक नाम और है बेटा, बोला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यह भी इसका नाम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट? यानी अब डीएनए क्या करेगा? डीएनए ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड, इन्हीं दोनों स्ट्रैंड पर एक कॉपी तैयार करेगा। समझ में आ गया ना बेटा? क्लियर ना? यस। जैसे आप देख लीजिए, हम दूसरा डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं, इन दोनों स्ट्रैंड पर डीएनए की कॉपी बनाता है। ऐसे बना देना बेटा, ठीक है? अब देखो ये 5 एंड हो गया ना, ये 3 एंड हो गया ना, क्लियर? अब देखिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, लेकिन बड़ा स्पेसिफिक है, बड़ा स्पेशल एंजाइम है जो कि डीएनए की सिंथेसिस करता है। यानी जितने एंजाइम अभी तक आपने पढ़ा सबसे इम्पोर्टेंट है वो, है ना भाई? तो इसके थोड़ा सा बड़े थोड़ा सा इसका थोड़ा सा भाव बहुत ज़्यादा है। ये कहता है कि भाई हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम डीएनए की कॉपी तो तैयार करेंगे लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे, हमारी कुछ शर्त कंडीशन है, उस कंडीशन को पहले आपको पूरा करना पड़ेगा, है ना? यानी हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स है भाई? रिक्वायरमेंट्स बोलो। कहता है कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम डीएनए बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई बना दे, थोड़ा सा कुछ भी बना दे, तो इसके लिए एक प्राइमर की जरूरत है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमें एक प्राइमर की जरूरत है। यानी रिक्वायरमेंट में क्या आ जाएगा बेटा? प्राइमर, राइट? यानी एक प्राइमर की जरूरत, और वो प्राइमर बना किससे होता है? आरएनए से बना होता है। किससे बना होता है? आरएनए, और आरएनए का प्राइमर होता है, ठीक? तो आरएनए का प्राइमर होगा
बनाएगा कौन? तो आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। यह भी एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या बनाएगा बेटा? आरएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करता है और आरएनए प्राइमर जो होता है वही इनिशिएट कर देगा, यानी एक छोटा सा पीस बनाएगा। प्राइमर माने क्या? आरएनए प्राइमर माने क्या? एक स्मॉल पीस ऑफ आरएनए, यानी एक स्मॉल पीस ऑफ आरएनए यहाँ से, ठीक है ना, कॉपी बनाना शुरू कर देता है, एक छोटा सा पीस बनाएगा। ठीक, तो कैसे बनाएगा भाई? क्या देखिए, ये 5 है, 5 है। तो अब अच्छा दूसरा क्या करता है? दूसरा एक सर्विस की और कि हम 3 to 5 नहीं बनाएंगे, 5 to 3 आगे बनाएंगे, ये भी ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, एक छोटे से प्राइमर की जरूरत है हमको, एक छोटा सा प्राइमर, यानी यह है आरएनए प्राइमर ना बेटा। तो आरएनए प्राइमर ने स्टार्ट कर दिया, तो जब आरएनए प्राइमर स्टार्ट कर दिया तो अब यह बनाना शुरू कर दिया। सर इसमें जैसे पता तो होना चाहिए कंटीन्यूअस बनाना है डिसकंटीन्यूअस। हाँ बेटा, अभी बता रहे हैं, अभी तो बता पाएंगे कहाँ से बनाना। हाँ, तो अभी बता रहे हैं ना। तो अब देखो, अब ये आरएनए का प्राइमर ये जो आरएनए प्राइमर यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ बनाने के लिए ध्यान देना, और 5 to 3 डायरेक्शन में ये बनाएगा। ठीक, तो अब यहाँ ये स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ से ये बनाना शुरू कर देगा। ना बेटा, ऐसे ये बना दिया, ठीक है। यानी ये लाइन इस तरह से ऐसे एक कॉपी से बन जाती है, तैयार हो जाती है, यानी जस्ट इसी के पैरेलल एक कॉपी तैयार हो जाती है। बेटा अब हमें कोई दिक्कत नहीं, अब हम बना लेंगे सीधा, तो सीधा ये बना देता है। दूसरा क्या डायरेक्शन है? 3 to 5 है, तो यहाँ फिर प्राइमर चाहिए। ठीक, लेकिन प्राइमर तो इसी के पैरेलल तो 3 to 5 बनाएगा नहीं, 5 to 3 बनाएगा, और ये 5 to 3 है, तो यहाँ फिर एक प्राइमर देखो, ऐसे प्राइमर ने स्टार्ट कर दिया है ना। 5 to 3 काका 5 to 3 बनाएंगे, तो ये छोटा सा एक प्राइमर यहाँ आ गया, तो जब यहाँ प्राइमर आ गया तो इसने क्या किया? इतना बना दिया, इतना बना दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये यहाँ जैसे कि यहाँ प्राइमर है, तो यहाँ छोटा सा बनाया। अब क्या किया यहाँ पर? अब ये डिसकंटीन्यूअस लाइन हो गई, क्योंकि यहाँ ये बार ब्रेक होगी, ये फिर यहाँ से फिर ये तो 5 एवरेज काम करेगा, फिर अगला, तो फिर यहाँ इसको प्राइमर चाहिए, तो फिर ये तो प्राइमर में आएगा, तो फिर एक सेगमेंट बनाएगा, यानी छोटे सेगमेंट इस स्ट्रैंड पर बनाता है। तो छोटे जब सेगमेंट इस स्ट्रैंड पर बनाता है तो वो डिसकंटीन्यूअस हो जाता है, ब्रेकिंग उसमें हो जाएगी, और यहाँ क्या करेगा? यहाँ सीधे बनाते चला जाएगा, यहाँ इसको दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है ना, क्योंकि यह जो उसका डायरेक्शन है इसकी सर्च को पूरा करता है। तो यहाँ जो हमें मिलेगी लाइन, यहाँ हमें कंटीन्यूअस मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? कंटीन्यूअस, यानी कंटीन्यूअस, और यहाँ क्या मिलता है? डिसकंटीन्यूअस। बनेगा तो डिसकंटीन्यूअस रहेगा ना। हाँ बेटा, 5 to 3 डिसकंटीन्यूअस रहेगा, 3 to 5 कंटीन्यूअस बनता है। हाँ, इसके जस्ट अपोजिट। तो सर आप कंटीन्यूअस के 5 to 3 डिसकंटीन्यूअस बनेगा ना, जैसे आप लीजिए कंटीन्यूअस 5 to 3 तो डिसकंटीन्यूअस बनेगा ना, 5 to 3 बनाएगा ना, तो डिसकंटीन्यूअस बनेगा। हाँ, तो ये इसके जस्ट अपोजिट बनाएगा ना। यस, यू आर राइट। तो यहाँ इसको कर देते बेटा, यहाँ 5 कर देते, यहाँ 3 कर देते, तो वही चीज होगा से, ठीक है ना। अब होता क्या है देख लीजिए, तो जो ये डिसकंटीन्यूअस लाइन है, जो छोटे सेगमेंट है, इसके लिए उसके बाद एक और एंजाइम काम करता है बेटा, उसको कहते हैं डीएनए लाइगेज, है ना। ये भी याद कीजिए, डीएनए लाइगेज क्या करता है? जो छोटे सेगमेंट है इनको जोड़ देने का काम करता है, तो जोड़ देगा तो इस तरीके से ये बन जाएगा, यानी दोनों ही जुड़ जाते हैं। इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ और भी है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये हो गया। इस तरह से जुड़ जाते हैं और दो स्ट्रैंड इस पर एक स्ट्रैंड बन जाते हैं, इस तरीके से डबल हेलिक्स पे हो जाता है। तो पूरा बोलते चले जाएंगे तो बड़ा पता चला जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये जो छोटे क्वेश्चन है इसमें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने एंजाइम्स के नाम है इनको आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है।